8 देख के ना बोला 0.10 b का 9.8 h का 3 मीटर 3 के 9 करो देखिए रे, क्योंकि आसपास ही घूम रहा है कुछ मल्टीप्लाई कर। सही है, ऐसा मत बोल दी, गुस्सा जाएंगे। सही आ रहा है, क्या था बताइए? 8.82। ये क्या करूं इसका मैं? हिंट क्या है बड़ी यार, हिंट पढ़ पहले। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी हाँ। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है जो अंत में ऊष्मा में बदल जाती है। ना 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 ना, ये लिफ्ट रुकी हुई है या नहीं रुकी हुई है, ये बता मुझे पहले तो। शुरू में तो रुकी होगी ना। लिख रखा है लिफ्ट के स्थिर रहने पर उत्तर वही रहता है क्योंकि बोल्ट के लिफ्ट के सापेक्ष प्रारंभिक चाल अब भी शून्य है। मुझे इसके बाद बिल्कुल हजम नहीं है। फ्री फॉल वाली लिफ्ट नहीं है, फिर शून्य है। लिफ्ट जब बोल्ट गिर जाता है तो लिफ्ट के सापेक्ष उसकी चाल तब भी शून्य है। वेट, लिफ्ट के अंदर बोल्ट टंगा हुआ है, जीरो वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उसकी साथ होगी क्योंकि वो लिफ्ट में टंगा हुआ है। लिफ्ट के सापेक्ष नहीं 0 होगी ना, बाहर से देखने पे तो होगी। बाहर से तो ओवरऑल हम बाहर से सॉल्व कर रहे हैं, जब हम ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं तो बाहर से सॉल्व कर रहे हैं, समझ बात? ये है, इसमें देखा कैसे अभी मैं चमन घटाऊंगा जरूर देखना। इसकी वेलोसिटी पता है कितनी इस टाइम? इसके 7 जब नीचे गिर जाता तब भी 7 रहेगी तो। इस दौरान ये 7 यहाँ चाहे यहाँ पर हो तब भी 7 से ज्यादा हो, तो 7 इसके पास हो गई नीचे। इसके बाद तुम्हें समझ में आ गई मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 7 यहाँ रखता हूँ, 7 सत्ते 49 प्लस 2GH, 49 प्लस 60 कितना होता है? 100। जबरदस्ती की कंसेप्ट को क्यों बढ़ाना? एक लिफ्ट है जो रुकी पड़ी है और यहाँ से कोई बोल्ट खुलता है और वो गिरता है। गिरने के दौरान इसका ये इसके सापेक्ष स्थिर है माना जाएगा पूरी गति के दौरान। और हवा जब लग रहा है जब अंदर की बात चल रही, जब कोई बंदा अंदर खड़ा, यार वो बाहर से देखने पर भी लगना चाहिए। मुझे समझ में आ गया अब क्या कहना चाह रहा है। कंसेप्ट पूरा ओवरऑल क्या है वो समझ में आ गया मुझे कहना चाह रहा है कि लिफ्ट के अंदर अगर बोल्ट लगा हुआ है तो 4-7 मीटर पर सेकंड उसके अंदर वेलोसिटी है और उसके रिलेटिव वेलोसिटी उसके साथ रहेगी। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये 7 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, समझ में? अगर ये एक्सेलरेशन होता तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता तुम्हारा। रीजन उसके पीछे ये होता है कि अगर ये एक्सेलरेटेड सिस्टम होता, समझ बात, तो ये इस लिफ्ट के कील को आगे पीछे पहुंचाता। जो मैं बोल रहा था, मैंने तुमसे ये बोला, समझ ध्यान से, मैंने ये बोला, बहुत ध्यान देना, मैंने ये बोला था कि लिफ्ट और बॉल के बीच में जो तू कंडीशन लगाना चाह रहा है, ऐसा होगा कि जब तक ये कील यहाँ गिरेगी तब तक लिफ्ट आगे निकल जाएगी और लिफ्ट आगे या पीछे तब निकलती है किसी से जब दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। मतलब तू मेरे से तेज तभी चलेगा जब तेरी स्पीड मेरे से ज्यादा हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये भी 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये इसकी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दोनों पर एक समान एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या जी, तो सेम एक्सेलरेशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी साथ साथ है, वो तो कैंसिल हो जाएगी, इसकी भी साथ और इसकी भी साथ। तो ये बेसिक कंसेप्ट लगेगा कि एक रुकी हुई लिफ्ट है और इसमें ही गिर रहा है। हमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है जिस कारण ये एक इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम सेम वही लगते हैं जो कि एक रुके हुए फ्रेम में लगते हैं। चुपचाप इसमें लगा सकते हो। तो अच्छा सवाल था ना, अगर ये एक्सेलरेटेड होता तो पूरी चीज बदलनी पड़ती, तभी ऐसा नहीं कर सकते थे। तो आंसर सोल्व करने से बढ़िया हम पहले ये भी देख लेना चाहिए कैसे कैसे चीजों को करा गया। क्यों कहा गया, ऐसा क्यों करा? क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है। ठीक, कोई और क्वेश्चन करना है? आगे चलें सेंटर ऑफ मास की तरफ। बताओ करो सिंह, सेंटर ऑफ मास की तरफ चलें? चलो चलें, ठीक। ये देखो, बड़ा हल्का क्वेश्चन था यार। एमजीएच ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खत्म हो जाए। ज्यादा पढ़ने वाला वो नहीं होगा फिर ये बता रहा हूँ।
ठीक, अपना प्रॉपर्टी हैशटैग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इसे कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास समझते हैं किसे कहते हैं। सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का वह पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट के अंदर निहित वह पॉइंट होता है जिस पर उसका ऑल ओवर मास जो होता है कंसंट्रेट होता है। अगर कभी आप सोचें तो आप ये सोच सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है या इनकैंसिलेबल ऑब्जेक्ट है, तो हम कंपोनेंट यहीं से क्यों तोड़ते हैं, यहाँ क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि उसका ओवरऑल मास इस पॉइंट पर सिमेट्रिक मानते हैं। हम सेंटर ऑफ मास को लेके इसको कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। बात समझ आ रही? फोर्स ऑफ एक्शन अगर आपको दिखाना हो तो आप सेंटर ऑफ मास पर दिखाएंगे, क्योंकि बात को समझें कि किसी ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया और वो इस दिशा में मूव कर रही है, फोर्स मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, हमेशा मुझे सेंटर ऑफ मास पर ही दिखाऊंगा ये फोर्स। बिकॉज सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जो सिस्टम के ओवरऑल मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, और वो उसकी मोशन ही पूरे सिस्टम की मोशन को डिनोट कर सकती है। बात समझ में? उसकी मोशन ही पूरे सिस्टम मोशन को डिनोट कर सकती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई बैडमिंटन है और आप उसे फेंक देते हैं। जब आप बैडमिंटन को आप यहाँ से जगह तक फेंकेंगे तो बैडमिंटन ऐसे जाएगा, कभी आप उछल के देखना। बैडमिंटन इस तरीके से जाएगा घूमता हुआ। तो बैडमिंटन घूमता हुआ जाएगा तो आप देखेंगे कि पूरा बैडमिंटन जो है वो पर्सनली अगर उसे देखा जाए तो वो पैराबोलिक मोशन नहीं कर रहा, लेकिन पूरे बैडमिंटन में एक पॉइंट है जो परवलय गति को फॉलो कर रहा है। वो कौन सा पॉइंट है? वो इस बैडमिंटन का सेंटर ऑफ मास है। हमें सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो पूरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका पूरा ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है। क्या रहता है? केंद्रित रहता है। Okay. Implies center of mass of any object, center of mass of any object is that point where its all mass center of mass of any object is that point where its whole mass is concentrated and whose motion denote the motion of whole object, the motion of whole system. Stars, it is not necessary that center of mass lie in the body. It can be out of body. एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास रिंग है, क्या नाम है इसका? रिंग। तो मास कहाँ होगा इसका? चारों तरफ कहाँ होगा? लेकिन सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा? बीच में। जरूरी नहीं जहाँ मास हो वहीं पर सेंटर ऑफ मास हो। समझ गए? तो मैथमेटिकल एनालिसिस समझते हैं सेंटर ऑफ मास का। Mathematical analysis of center of mass. Lower option ingada bolo. समझ दो, पक्का हिंट देख लेता है ना? ना इन ना देखना। मत बोल।
मैंने अब जुगाड़ बढ़ाया था कि ऐसा हो सकता है कि मतलब पूरी कन्वर्ट कर सकते हैं नीचे गिरने तक। रिलेटिव मोशन मैंने मतलब पर मैंने एक्सेलरेशन सोचा, मैंने मतलब ये 7 मिनट के एक्सेलरेशन से जुगाड़ बढ़ाया था, मुझे नहीं पता था कि एक्सेलरेशन होता तो शायद वो नहीं लगाते। हाँ वही तो दिक्कत आ रही, अगर पेपर में होता तो तू डायरेक्ट एमजीएस थोड़ी लगा सकता था, वहीं लगा देता। अगर पेपर में न्यूमेरिकल आ रहा होगा तो एमजीएस लगा देता। मैं छूता ही नहीं। कोई भी अगर इंसान यार डाउट यही सोचता है कि 7 मिनट में वेलोसिटी दे के सोचो उसके बारे में यार, है ना? क्यों डाउन इंजीनियर क्या बोल रहा है, इतना सम्मान क्यों दे रहे हो डाउन इंजीनियर के? ठीक है बताओ, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? हाँ मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में मैंने आपको बताया, सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का वह पॉइंट होता है जिस पर उसका ओवरऑल मास कंसंट्रेटेड होता है, तो जिसकी मोशन उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिनोट करती है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब बात आती है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर उसकी पूरी गति बेस्ड होती है, तो वो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके दो तरीके हैं। आपका सिस्टम डिस्क्रीट मास सिस्टम भी हो सकता है और कंटिन्यूअस मास सिस्टम भी होता है, तो उनके जरिए से अलग अलग तरीके से सेंटर ऑफ मास निकाले जाते हैं। और ये सब चीज हम पढ़ते हैं किसमें? मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास में। हैशटैग मैथमेटिकल METHEMATICL मैथमेटिकल एनालिसिस एनालिसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए आपके पास 2 बॉडी सिस्टम है, ये फ्रेम है, ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है और कोऑर्डिनेट फ्रेम में आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, सही हो रहा है? थोड़ा और सीधा कर देता हूँ एक्सिस को। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास में आप पढ़ेंगे, या तो आपको जनरल फॉर्मूला लाना है, तो एटलीस्ट कितने आपके पास मॉलिक्यूलर एनर्जी, कभी आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सीरीज लानी होती है तो हमेशा 3 टर्म होनी चाहिए। आप कोई श्रेणी पढ़ रहे हो, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, वहां भी अगर आपको पूरी प्रॉपर्टीज जाननी है तो आपके पास कितने पद होने चाहिए? 3 पद होने चाहिए। वैसे हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए 3 पार्टिकल सिस्टम मानेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट रखे होंगे, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? यहाँ होगा कहीं, ठीक, कहाँ होगा? यहाँ। या ऐसा कर लो, इजी मानना है तो मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को मिलाओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ बीच में होगा, इसका मास और इसका मास का बीच में। इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया कितना? R1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना मान लिया? R2, और बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास कितना होगा? CM होगा, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया कितना? RCM होगा। तो RCM की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2, और तीसरा होता तो M3 R3 वेक्टर डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसी XCM निकालना चाहो, X कॉम्पोनेंट कितना आएगा? M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। YCM कितना होता है? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस ZCM कितना होता है? M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इसे समीशन हम भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, समीशन MI RI अपॉन कैपिटल M। बातों में ये किसके लिए? यह है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। किसके लिए? डिस्क्रीट मास सिस्टम में देखेंगे। तो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम, अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो यही लिख दे रहा हूँ मैं स्टार बना के। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या होता है? आपको मास दिया नहीं होता, मास क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। अब मास छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा तो हमें यहाँ क्या लिखना? XDM अपॉन कैपिटल M लिखना पड़ेगा। XDM अपॉन कैपिटल M, देखो कैसे लिखेंगे फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल T करो। DRCM over dt is equal to M1 d over dt M1 R1 plus M2 R2 M3 R3 अपॉन कैपिटल M की मल्टीप्लाई में कर दो M DRCM अपॉन dt इज इक्वल टू कितना है? M1 R1 अपॉन dt
m2 r2 अपन dt प्लस m3 r3 अपन dt। ठीक है, मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम है, बात समझ आ रही है। ठीक, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ऐसे भी कह सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डी आर सी एम और डी टी एम वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाह्य बल की उपस्थिति में क्या कहते हैं उसका, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये कौन सा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी तो ये कहता है, बात समझ में आई। एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, अब एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये समझ नहीं आया तो इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन ई आर ए टी आई ए टी एन डिफरेंशिएटिंग, तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, कैपिटल एम डी टू आर सी एम ओवर डी टी टू बराबर कितना है, एम वन डी टू आर वन ओवर डी टी टू प्लस एम टू डी टू आर टू ओवर डी टी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे फोर्स कहते हैं। एफ सी एम इक्वल टू कितना है, एम डी टू आर सी एम ओवर डी टी टू। अगर इसको जीरो मान ले लेट, इस साफ साफ हम प्लस करता है क्या, डी टू आर सी एम ओवर डी टी टू इक्वल टू जीरो होगा, हम प्लस करता है कितना, डी आर सी एम ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, एम प्लस वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो बातों में अब इस चीज को इंटीग्रेट करा है ना, जब डी आर सी एम सॉरी डी टू था ना, ये कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट ये था वाला तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन का फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है, इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन वो कॉन्स्टेंट आएगा कितना, डी आर सी एम ओवर डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, और इसे कहते हैं वेलोसिटी वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसी को समझेंगे कैसे बना के, स्टार बना के, इट्स मीन इन द एब्सेंस ऑफ external force the velocity of center of mass remain constant। ठीक है, बात समझ में आई। बीसीएम क्या रहेगा, कांस्टेंट। एग्जांपल समझेंगे, एक पटाखा है, ये फटता है, एक टुकड़े उड़ जाते हैं, सीधे एक टुकड़ा यहाँ पहुंचता है, थोड़ा टुकड़ा यहाँ पहुंचता है, थोड़ा टुकड़ा यहाँ पहुंचता है। इसका पहला सेंटर ऑफ मास यहाँ था, फटने के बाद भी पटाखा कहीं भी चले जाए, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा, क्योंकि पटाखा जो फटा है वो उसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और पहले कितनी थी, जीरो थी, तो बाद में क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। हमें ये ऐसे टूटेंगे, इतनी जगह गिरेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहे, बीच में रहे, मतलब वहीं रहे। हमें कभी नहीं होगा पटाखा फटा और एक तरफ ही गिरा, छितरे उड़ेंगे, चारों तरफ उड़ते हैं, वो सेंटर मास को बैलेंस करने के लिए जाते हैं। हमें नहीं समझ में आएगा, बात समझ में आई नहीं आई। सेंटर ऑफ मास बीच में ही रहेगा। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास किसी कंटीन्यूअस सिस्टम का क्या निकालते हैं। ठीक, देखो, एम्प्लाइज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटीन्यूअस सिस्टम। कंटीन्यूअस मतलब जिसमें इंटीग्रेशन नहीं होता, कितना होता है, XCM, पहले आर वाला होता है, RCM इक्वल टू इंटीग्रल RDM अपॉन इंटीग्रल DM। बात समझ आई। तो XCM कितना जाएगा, इंटीग्रल XDM इंटीग्रल DM। बात समझ आई, बोलो भाई। YDM अपॉन इंटीग्रल DM। ZCM कितना जाएगा, इंटीग्रल ZDM अपॉन इंटीग्रल DM। आसान आ गई। ठीक, अब बता दूं सेंटर मास निकलता कैसे डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सिस्टम का। एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी बुकलेट निकालो,
बुकलेट में एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल डिस्क्रीट सिस्टम का दे रखा होगा, पहला एग्जांपल डिस्क्रीट सिस्टम का दे रखा होगा। पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट बोल क्या कह रहा है, 4 पार्टिकल ऑफ masses m 2m 3m 4m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, आगे पढ़ के क्या दे रहा है, स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर, फिगर दे रखा है इसका मतलब, ठीक है। फिर से पढ़ो और समझो क्या कह रहा है, 4 particles of masses m 2m 3m and 4m are placed at the corner of the square of side a as shown in figure। तो फिगर में एक स्क्वायर दे रखा है तो एक स्क्वायर बना लो, ठीक है। और रेफरेंस लाइन भी दे रखी है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम मासेस लोकेट कर रखे हैं किस पे, 4m 3m, ये 2m है, ये कौन सा है, ये सिर्फ m है। कोऑर्डिनेट कितने रखें, 0 0 0, स्क्वायर है तो 0 0 0 में कितना 0, सही तो है, गलत क्यों बोल रहा है, 0 ये 0। कभी तो इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास पहले तो 2D प्लेन में सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्सियम कोमा वाईसीएम। तो बताओ कितना होगा, एक्सियम का फॉर्मूला कितना होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन कैपिटल एक्सियम इक्वल टू m1 0 प्लस 3m में समझ में आ रहा है, 2m प्लस 0 जो 4 और 3 जोड़ी कितना ऐड करता हूँ, 2 और 1 3 3 3 6 4 10, सही है। और 2 और 1 देखो ना, 2 और 1 3 3 3 6 4 10 10 m 3 और 2 5, YCM m1 y1 plus m2 plus m3 plus m4 0 0 plus 0 plus 2m plus 4m वेक्टर सम तो नहीं करना बे, तो कितना है, प्लस m है, प्लस m है अपॉन 10 अपन 10 है, 2 और 1 3 3ma अपॉन 10 हम सम करके कितना आ गया, 3 बाय 10, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही। दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो गई क्योंकि 2D प्लेन में, किसमें 2D प्लेन में, बात समझ आ गई, बोलो भाई, ठीक। अगला देखेंगे एग्जांपल, क्या बोल रहा है पढ़ो अगला एग्जांपल में, Find coordinate of center of mass a thin uniform hollow hemisphere of radius r, थिन यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर of radius r। ऑफ रेडियस r, तो ये कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, कैसा है, कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास, कंटीन्यूअस मास सिस्टम का, कंटीन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, देखो कैसे मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, हैशटैग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म hollow hemisphere होलो hemisphere हेमिस्फीयर of radius r, और radius Radius? capital R। कैपिटल आर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो जो लोग क्या सिस्टम है, कंटीन्यूअस मास सिस्टम, तो कंटीन्यूअस मास सिस्टम के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले एक एक चीज को, एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें कहा गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन, पतले यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर, तो बनाओ हेमिस्फीयर, लेकिन इस बात का याद रखेंगे कि वो कैसा होना चाहिए, हेमिस्फीयर कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए होलो
हेमिस्फीयर कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए होलो, और दूसरी बात होना चाहिए थिन। जब कभी होलो और थिन वर्ड आएगा तो सबसे पहली बात आप उसको वॉल्यूम एलिमेंट, अगर जब आप एलिमेंटल डेंसिटी निकालोगे तो वॉल्यूम से निकालोगे। किससे निकालोगे? हम जो डेंसिटी निकालोगे सरफेस से निकालोगे। रीजन क्या है कि जब आप वॉल्यूम से मास डेंसिटी निकालने की कोशिश करोगे तो वॉल्यूम में मास थोड़ी है। समझ नहीं पा रहे हो तुम? अगर कोई गोल चीज है और खोखली है, आप निकालो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो गुरुदेव उसका मास डेंसिटी में, घनत्व में अगर आप देखो तो उसके अंदर मास थोड़ी है, खाली है। तो आप सरफेस से निकालने की कोशिश करो। तो मैं होलो हेमिस्फीयर में बना रहा हूं, ये है होलो हेमिस्फीयर, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आर रेडियस है इसकी। तो ये हो गया एक्स, सॉरी ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे और हम निकाल देंगे इसका सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक है किसी अबाउट एक्सिस के अबाउट। बताओ क्या ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? जेड एक्सिस के। बिल्कुल सही। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जेड पे लाई करेगा। पहली बात, जब भी आप कोई चित्र देखें तो क्या देखें कि वो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं। जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो वो सेंटर ऑफ मास उसी पर लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ जाकर यहाँ पर होगा, ठीक। और आप देखेंगे तो ये इसके सिमेट्रिक भी है, इस पक्ष है, ये पूरे एक्स जेड प्लेन के सिमेट्रिक है। ध्यान से देखो, आधर ऊपर तो सेंटर ऑफ मास इस पर लाई करेगा, इस पॉइंट पर होगा, जिसमें इसका वाई कोड एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जब यहाँ पर ओरिजिन पे आ जाएगा तो सीधी बात है कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। पर दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट तो 0 ऐसे हो गया। अब बात करें निकालने कैसे, तो निकालने का तरीका क्या होता है हमें पता है। सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बताओ गुरुदेव, क्या होता है? इंटीग्रेशन जेड। एक मिनट रुक जाओ, निकालना क्या है? एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट हो गया, और जेड सी एम निकालना है कायदे में। बस जेड सी एम निकालूंगा, आंसर हो जाएगा। जेड सी एम इक्वल टू होता है इंटीग्रल जेड डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। सही बात है। जेड का मान स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होता है आर कोस थीटा, अगर पढ़ा हो तो। पढ़ा है। डीएम का मान निकालने की जरूरत है। सरफेस एलिमेंट से डीएम का मान मैं निकाल के दिखाता हूँ, आप समझेंगे। यहाँ पे निकालता हूँ पहले मास डेंसिटी। मास डेंसिटी निकालने का तरीका क्या है समझे जरा। मास डेंसिटी को समझे, मास डेंसिटी को समझे। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी रो मान लेते हैं, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया 2 रो इक्वल टू मास कितना है कैपिटल एम मान लो, अपॉन एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरे को कितना होता है 4 पाई आर, 4 पाई स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक, इनटू इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया रखो। सरफेस एरिया कितना है इसका? इसका सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब जितने का आपको मास चाहिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन यूज करना है, डीएम की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मास एलिमेंट देना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप एरिया एलिमेंट लेंगे सरफेस का। पता मैं क्या करूँगा, आप एरिया एलिमेंट लो तभी तो आप मास एलिमेंट ले पाओगे। देखो डीएम कैसे मिलेगा, एम्प्लाइज डीएम इक्वल टू ये रो इंटू डी एरिया। कोई दिक्कत है? डेंसिटी को जितने एरिया से मल्टीप्लाई करोगे उतना मास जाएगा। उदाहरण के लिए तुम्हें चाहिए टोटल मास, टोटल एरिया रखो कितना 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर कट गया, हम आ गया। लेकिन मुझे चाहिए थोड़ा एलिमेंटल मास चाहिए। अब लेंथ एलिमेंट बताओ कितना होता है, डीएल इक्वल टू डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा, थीटा का आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप। यहाँ पर इसकी दिशा आर कैप होगी, क्या होगी आर कैप। तो ये वाली चीज छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। मतलब कितना है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप। मान रखो यहाँ पर डीएम की जगह ये मास है, डीएम रख देता हूँ अपन कैपिटल एम। जेड सी एम कितना आ गया इसको इंटीग्रल आर कोस थीटा इंटू डीएम मान मतलब कितना है रो इंटू डी ए इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। सही है? हाँ बोलो। ठीक है, इंटू डीएम अपॉन कैपिटल एम। ठीक, ठीक है। वेरिएबल क्या क्या है थीटा और फाई।
पाई है। लिमिट क्या होगी हेमिस्फीयर बनाएंगे? थीटा के लिए पाई बाई 2 और फाई के लिए 2 पाई। ठीक 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 ठीक। थीटा के लिए पाई बाई 2, इसके लिए 5। अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तो बात आ रही है रो डेंसिटी किधर जाएगी? ये जगह तो मान रख दिया ना। फरमाए क्या करा मैंने? ठीक। आज इसको कैसे मेंशन करेंगे? कैपिटल M अपॉन 2 पाई। रो का मान बताओ, रो का मान कितना है? ZCM रो तो कांस्टेंट है, पहले बाहर निकालो क्या कांस्टेंट है। R क्यूब इंटू रो अपॉन ये कैपिटल आर भी कांस्टेंट लेंगे, स्मॉल आर नहीं लेंगे। R वेरिएबल है, स्मॉल r लेना चाहिए। लेकिन स्मॉल r क्यों लेंगे? पूरे पूरे सिस्टम के दौरान r तो कांस्टेंट है। स्फीयर के लिए तो r कांस्टेंट ही होता है। स्फेरिकल सिस्टम में r कांस्टेंट होता है अगर कांस्टेंट स्फीयर है। समझेंगे ध्यान से। हम कोऑर्डिनेट फ्रेम में r को वेरिएबल इसलिए लेते हैं, वो तो सही है। कोऑर्डिनेट फ्रेम में r को वेरिएबल इसलिए लेते हैं क्योंकि स्फीयर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तो डेफिनेट रेडियस का स्फीयर दिया ना, थीटा फाई के टर्म में भी वही। तो कितना हो गया? r क्यूब रो अंदर ब्रैकेट में cos थीटा साइन थीटा डी थीटा d थीटा d फाई इंटू dm अपॉन कैपिटल है। अब ये देखेंगे, सॉरी कैपिटल M तो बाहर आ गया। कैपिटल M तो डीएम क्यों लगा रहे हो? डीएम तो पहले रखी थी, डीएम हटा दो। वही तुम बोलो, तो अजीब सा लग रहा है मुझे। देख देख तो लिखते लिखते नीचे जा रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ। सही। अभी वो इंटीग्रेशन करूंगा, अजीब सा लग रहा है मुझे। ZCM बताओ कितना आ रहा है? इंटीग्रल कितना है? r cos थीटा इंटू dm वैल्यू कितनी? रो r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई r कैप चलो इंटू रो, ठीक है, अपॉन कैपिटल। बताओ भाई ZCM कितना है? ZCM इक्वल टू r क्यूब अपॉन m इंटू रो की वैल्यू बताओ कितनी है? कैपिटल M अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटीग्रल कितना है? cos थीटा sin थीटा इंटू d थीटा इंटू d फाई। ठीक, डबल इंटीग्रेशन है, सीधी बात है। d फाई की वैल्यू साफ साफ दिख रही कितनी होती है? तो पाई कितना है इसमें? 2 पाई। 2 पाई है तो 2 पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर कट गया, m कट गया, कितना है? r इंटीग्रल cos थीटा sin थीटा d थीटा 0 से पाई बाई 2। और नहीं बात नहीं, तो कटना समझ में आया क्या काट दिया? ठीक है, अब बताओ sin थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ? 1/2 छोड़ दो, चलो बताओ समझ में तो आ रहा है क्या कर रहा हूँ? बताओ कितना है? m प्लस r बाई 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 2 sin लूज है 2 sin इंटू cos थीटा इंटू d थीटा इक्वल टू r बाई 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 sin 2 थीटा इंटू d थीटा r बाई 2 sin थीटा का माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 0 से पाई बाई 2 cos x माइनस 1 कितना है? r बाई 2 2 3 4, चलो 2 नीचे लिखो। अपर लिमिट कितना है? माइनस का अपर लिमिट कितना है भाई? माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, माइनस दो लिमिट कितना हो गया? प्लस का 1 आएगा फिर भी यहाँ भी हाँ प्लस का 1 हाँ 2 जाएगा। हाँ प्लस का 2 हो जाएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। सही है। अपर लिमिट रखा कितना? 2 गुणा पाई बाई 2 2 कट गया, कोस पाई कोस एक्स माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट रखा कोस 0 का मान माइनस 1 होता, लेकिन माइनस यहाँ भी तो माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, अपन 2 इससे कट गया, कितना है? r बाई 2, ठीक है आंसर। सही है। तो इस तरीके से आप इसका सेंटर ऑफ मान निकालते हैं। कितना है? 0, r बाई 2 0, r बाई 2। अब इसमें देखो तुम एक चीज, एक पहला जो वैकल्पिक है, नीचे आओ अभी 77 पेज नंबर पे, पहले देखो किसका सेंटर मास दिया है? 77 पेज नंबर किसका सेंटर मास दिया है? सॉलिड हेमिस्फीयर का। सॉलिड हेमिस्फीयर का दिख रहा है। इसके पीछे पलटो निकाल सकते हैं इसका भी। पलटा सबके दे रखे हैं,
सॉल्यूशन नहीं दे रखा, और सॉलिड हेमिस्फीयर का भी सॉल्यूशन नहीं दे रखा। देखो ध्यान से, तो इसे हम करते हैं, अगर इसका आंसर आया था तो हम बात को पकड़ चुके हैं। लेकिन यह बात याद रखें, सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, वॉल्यूम से लेना है मास डेंसिटी। ठीक है, चलो जी आ जाओ अखाड़े में और आंसर लगा के दिखाओ, और आंसर बताना मत क्या है, फिर देखते हैं मजा आएगा नहीं आएगा। चलो जी गौरव सिंह, देखो भैया देखो, गौरव सिंह देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बताओ बताओ। हैशटैग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर बना लिया था नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। अभी तो करवा दो तो सॉल्व, तभी तो नहीं होगा। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। वही सिस्टम होगा यहाँ पे, कितना सेंटर पे आएगा कहीं पे 0, जेड सी एम, सेम ऐसे करेंगे, जेड सी एम इक्वल टू इंटीग्रल जेड डी एम अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रल जेड का वैल्यू कितनी होती है आर कोस थीटा। डेंसिटी पे चक्कर है ना, डेंसिटी कौन सी लेनी है, मास डेंसिटी लेनी है, मास डेंसिटी लेनी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मास डेंसिटी जो फॉर्मूला है वो बताओ कितना होगा, यहाँ पे लिखो रो इक्वल टू मास कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम 4/6 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 6 का है। 1/2। अच्छा चली दूँ, हाँ चली दूँ, बिल्कुल, चली दिया। उत्तर आया हो सही है ना, तो ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3, अच्छा सही तो है। हाँ बिल्कुल, 3 ऊपर ले जाओ, कितना आ गया 3 अपॉन 2 पाई आर क्यूब। मास डेंसिटी है तो रो इक्वल टू 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है भाई, बता जरा बताओ। अगर मुझे डीएम चाहिए, समझो ना बात को, तो क्या करना पड़ेगा, रो डी करना पड़ेगा। टी तो कितना होगा 3m इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब, बताओ कितना होता है आर स्क्वायर sin थीटा डी आर डी थीटा d5। डी फाइव। हमें अब वेरिएबल माननी पड़ेगी, स्मॉल आर, क्या चीज, स्मॉल आर वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में भी तो कर रहे हैं भैया इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, खाली डीआर के खाली डी आर का तो कर सकते हैं। बताओ भाई तुम इसकी मत सुनो, आर स्क्वायर करेंगे कितना है 3m अपॉन 2 पाई। ये सोच रहा क्या, बहुत सही बात, हर बार ठीक बताया ये सोच रहा हर बार ठीक बताया। आज लिख दिया यार, समय कितना है sin थीटा डी आर डी आंसर सही आना चाहिए बस। डी फाइव। बात समझ आ गई। देखो जनरल कंसेप्ट लग रहा है, कुछ नहीं है, अपन कैपिटल इनटू डीएम जेड सी एम इक्वल टू इंटीग्रल आर cos थीटा इनटू उसके बाद बताओ 3m अपॉन 2 पाई sin थीटा कैपिटल एम इनटू sin sin थीटा इनटू डी आर इनटू डी थीटा इनटू डी फाइव। 2 पाई से एम से आर से जेड सी एम इक्वल टू आर, ठीक है। cos थीटा sin थीटा, जहां तक मेरा विवेक है क्या देता है, क्या हुआ, इंटीग्रेशन बता रहा था। एक मिनट भैया, 3 तो बचा, 3 बचा। sin थीटा cos थीटा क्या देता है बाई 2, अगर 2 बाहर ले लो, अंदर गुना कर दो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा, और 0 से कहाँ तक π/2 तक, तो 3r/2 sin थीटा cos थीटा इंटीग्रेशन क्या देता है, माइनस cos थीटा बटी 2। क्या कह रहा है वो, वैल्यू बता देना, इनमें कितना बचता है, 1 बचता है मेरे ख्याल से। हाँ 2 बचेगा ना, 2 और नीचे भी 2 दे रहा है, हाँ 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, हाँ 1 बचेगा तो कितना है 3r/2। आंसर देखो कितना है 3r/8 आ रहा। 3r/8 कहाँ से आया, चमन सिंह आप बताओ अपना विवेक कुछ छूटा क्या भैया, अगर वहाँ पे वेरिएबल नहीं लेंगे तो आर क्यूब, जब मतलब आर क्यूब का जब करेंगे आर स्क्वायर मुझे करेंगे। तेरी बात क्या कहना चाह रहा है, तू क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से आर अलग है, यहाँ पर आर अलग है, यहाँ पर अलग अलग है, मतलब पूरे स्फीयर के निर्माण के दौरान जो है आर अलग अलग लिया जाएगा।
अब ऐसे तो हम अगर ईएमटी में करते थे, सरफेस पर निकालते थे, तब भी तो वेरिएबल लेके काम करते थे। तो वो चार्ज जब कहीं दिया हो तो फिर तो अबे सरफेस पे है। सर्विस पे कहाँ देते थे? इसके बाद आजकल ज्यादा सच क्यों निकल रही है? बोलो, तू भी बोल भाई, तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल कुछ। मतलब तू क्या तर्क देना चाह रहा है? ये विपक्ष में है मेरे तर्क, इसका ये है, इसका ये कहना चाह रहा है कि अरे यार, अब तू बोलेगा यही तो मैं कह रहा था। तो वही वही बात निकल के आएगी ना। वॉल्यूम एलिमेंट ये थोड़ी होता है। ओ 4πr² यार। ये तो होता ही स्मॉल आर है। अब तो यही मैं बोल रहा था। हम यही कह रहे हैं। मैं इस वाले को सोच रहा हूँ, तुम बोले इस वाले को कैपिटल आर ले रहा है, इस वाले को स्मॉल आर ले रहा है। वॉल्यूम एलिमेंट तो होता ही स्मॉल आर, इसको साइन पर डेटा तूने रखवाया कहाँ? ओबे मेरी बात सुन रहे हो? जो ओ जिंदा मैंने कही थी सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, ताऊ। ये वाली चीज जो है कैपिटल आर क्यूब, इसको स्मॉल आर बड़े आर पर बात चल रही है। वॉल्यूम एलिमेंट तो स्मॉल आर रखा ही जाएगा वो तो। मैं तो ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ ना, स्मॉल आर। मुझे थोड़ी पता चल रहा है तू किसकी बात कर रहा है। अगर तू इसकी बात कर रहा है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे को लगा तो इसको बोल रहा है कि स्मॉल आर करो टोटल। इसको क्यों बोलूं? मैं वही तो बोला कि जो डेफिनेट स्पेयर दे रखा है। और मजे की बात देखो, जो स्मॉल आर तुम लेना चाह रहे हो वो इतने वाले भाग का स्मॉल आर है। जो छोटा वॉल्यूम एलिमेंट तुम ले रहे हो ना, वॉल्यूम एलिमेंट, उसका स्मॉल आर है। उदाहरण के तौर पर ये जब स्फीयर बना होगा, नहीं उसका तो डीआर है भैया। हाँ उसके तो स्मॉल डीआर बोलो, स्मॉल एलिमेंट बना होगा ये वाला, उसका डीआर होगा ये वैल्यू। तो वो वैरी कर सकता है 0 से 8 तक, समझ में? इसलिए वेरिएबल स्मॉल आर है। डीवी की वैल्यू कितनी आती है? डीवी की वैल्यू कितनी होती है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ये देख भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब सही सही निकलते हैं हम। कितना हुआ काट पीट के। दोबारा करना पड़ेगा, कर लो। ना ना ना, दोबारा निकालूंगा भाई। क्या है? 2 पाई क्या है? 2πr³ आर क्यूब नीचे क्या बनेगा? आर क्यूब आर स्क्वायर। अरे यार बड़ा गंदा हो गया तो। करना पड़ेगा दोबारा। ना ना ना, 2 पाई आर क्यूब कैपिटल है, यहाँ का आर स्क्वायर। बोलो, 2 पाई से कट गया 2 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अभी नहीं कटेगा, नीचे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, 3 हाथ कट गई, एक बचा नीचे आ गया। करूँगे थोड़ा सा करूँ यहाँ पे, ये मान दोबारा मान रख देते हैं दोबारा, है ना? बताओ कितना है? जेड सेम इक्वल टू इंटीग्रल आर कोस थीटा इंटू डी एम की वैल्यू कितनी है? 3m/2 पाई आर क्यूब। गौरव यार इतनी बड़ी गलती कर तू। इंटू वो आर दिख रहा था ना कैपिटल, तुझे भी दिख रहा था? मैंने लिखा ही कैपिटल था ना, तो इसलिए वो कैपिटल आर दिख रहा मैंने लिखा ही कैपिटल, मैंने पता लिखा ही क्यों कैपिटल। मैं कह रहा था कि स्मॉल आर लिख दो भैया, तब पता तो चल रहा किस तब गौरव ने ये कह दिया यार आर स्क्वायर कट जाएगा ना, कोई दिक्कत ना, डीआर का आर हो जाएगा। तूने कहा था कि इसका इंटीग्रेशन होगा। तो भाई साहब इंटीग्रेशन किसका होता है? अब मेरे को तो वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए थे, मतलब वॉल्यूम एलिमेंट बोला किसने था गलत? मैंने बोलने वाले ने ये नहीं बोला कि स्मॉल आर होता है कैपिटल आर होता है, बोला तो यही बोला था मैंने कि स्मॉल आर लेंगे वहां उसका इंटीग्रेशन होगा डी आर के रेस्पेक्ट में अभी डीआर। आया ना आंसर, अभी आया ना आ गया आ गया इससे। लेकिन गौरव ने कहा ऐसा कैसे, डीआर का भी तो कर ही लेंगे। चलो चलो आ मजा जाए। आया उससे। आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। देखो इधर एम से एम कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर स्क्वायर कट गया। बताओ कितना है? जेड सी एम इक्वल टू 3/r स्क्वायर इंटीग्रल साइन थीटा कोस थीटा से 1/2 देता है, लिख लो। और क्या बचा? आर क्यूब का कितना हो गया? आर क्यूब बाय 3, 0 से 8 तक कितना हुआ? 3 दूनी 6। कहाँ आ गए? बताओ चमन, 1/2 से 1/2 गुणा करते हैं ना, तभी तो साइन थीटा करते हैं। अभी ये तो एक तब होगा ना, एक से गुणा करेंगे, ध्यान समझो। 3 है, ये रहा, आर स्क्वायर बचेगा, ये रहा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा को जो भी गुणा करने के लिए उसके लिए 1/2 से गुणा कर दी। ठीक है, उसके बाद बचा आपका आर का इंटीग्रेशन हो गया r³ बाय 3। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बैठता है? 3 दूनी 6 बैठता है। 3 से कटेगा भी वो। 3 से 3 में कट गया। काट पीट दोबारा से करो भैया शुरू से। वो आर स्क्वायर क्या कौन सा बता? वॉल्यूम आर थोड़ा था, खाली आर होता है।
वॉल्यूम में खाली आर होता है ना। यहाँ पे हाँ यहाँ पे हाँ पागल है क्या आज 100 क्यों परेशान कर रहा है तू वॉल्यूम एलिमेंट काम नहीं हो सकता बचपन से याद कर रहा है वॉल्यूम एलिमेंट तो बिल्कुल सटीक है उसमें बिल्कुल दिक्कत ना है इसको ऐसे ही। भैया जेड की वैल्यू तो हमें वेरिएबल नहीं लेनी कहीं हैं? जेड पैरामीटर जेड इक्वल टू आर cos थीटा वेरिएबल नहीं लेना होगा जेड इक्वल टू अरे। आर पैरामीटर जो जेड पैरामीटर वही वेरिएबल होगा पूरा गलत चल रहा है भैया फिर तो हमने पिछले वाले में कर लिखा है जिंदा कैसे क्या चीज पिछले वाला भी तो स्पेरिकल था और उसमें हमने आर कोस्टल रख दिया था पिछले वाले में क्या करा है आर कोस्टल रख दिया था जबकि रखना क्या था आर साइन थीटा कोस फाई। पिछले में इंटीग्रेशन हुआ था हाँ किस किस का हुआ था थीटा और फाई का थीटा और फाई का हुआ था और आर रखा को जा रहा था मैं- आर साइन थीटा कोस फाई। सरफेस एरिया लिया है मैंने वहाँ पे सरफेस एरिया लिया है तो मुझे समझ में नहीं आया कहीं था डी वहाँ पे जेड की वैल्यू आर कोस्टल रखी थी हमने हाँ लेकिन स्पेरिकल की जेड की वैल्यू आर साइन थीटा कोस फाई होती है। इस पे लिए जेड की वैल्यू आर sin cos फाई होती है कौन बोल रहा है होती है आर cos थीटा किसके लिए होती है सिलेंड्रिकल के लिए वो पहले हमने पढ़ा गया था इस हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पढ़ा था तो वो सिलेंड्रिकल का ही पार्ट है इसलिए जेड cos आर लिया जाएगा बिल्कुल क्योंकि अगर हम खाली है इसलिए खाली है इसलिए वो सिलेंडर एलिमेंट लेंगे खाली भी सिलेंडर एलिमेंट क्यों करेगा वही तो मास एलिमेंट ले रहे हैं हम हमने उसका एरिया ले लिया खाली भी सिलेंडर एलिमेंट क्यों करेगा और उत्तर भी सही आया है ना उत्तर तो इन्हें जेड cos थीटा लेने लिया है इन्हें लिया है जेड कंपोनेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जेड इक्वल टू आर cos थीटा और तू क्या बोला आर cos थीटा आर साइन थीटा कोस फाई लेंगे। जेड इक्वल वो तो पढ़ा है ये आर cos थीटा यार कहाँ जा रहा है यार तमन्ना आर cos थीटा होता तो है पता नहीं तू जिंदा गलत करवा रहा है इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट थीटा सिस्टम 90 पढ़ाते हैं थीटा थीटा 90 90 का ऐसे देख लेना तू ये आर sin थीटा गिरेगा जमीन पे इसके कॉम्पोनेंट जाते हैं आर sin थीटा cos फाई आर cos sin फाई ऊपर जाएगा सिर्फ आर cos थीटा जेड पे तो और कुछ नहीं करता। तो ठीक है यार सब कुछ कंफ्यूज करवा रहा है ये तो मतलब रखना तो सब तमीज से पता चाहिए ना एक तरीके से आर साइन थीटा कोस फाई ही रखना चाहिए ना बात अलग है थीटा की वैल्यू 90 रख के उत्तर अलग है। कार्टेशियन में स्फेरिकल के लिए आर जेड की वैल्यू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में x इक्वल टू r cos थीटा होता है z इक्वल टू r cos थीटा जहाँ पढ़ाया मैंने भी तीन को दिखाएगा मैंने ये लिखवाया है x इक्वल टू r cos थीटा sin फाई एक्स और वाई होता है एक्स और वाई होता है ठीक है एक्स और वाई होता है सही बात है। लिख देता हूँ पूरा मैंने याद इक्वल टू आया होता आर है साइन थीटा कोस फाई r आर साइन थीटा sin साइन फाई थीटा आर cos कोस फाई और y इक्वल टू r sin theta r sin थीटा sin sin फाई z इक्वल टू r cos थीटा तो फिर तो हमारी इस वाले क्वेश्चन में तो गलती है ही ना कुछ। इसमें r cos थीटा के वेरिएबल होने की बात चल रही है ना स्मॉल आर पर r cos थीटा के वेरिएबल होने की बात चल रही है अब जैसे पहले की बात चल रही है अगर हम पहले की बात करें तो पहले की बात ये थी कि पहले हमने क्या करा था इंटीग्रल जेड सी एम सॉरी जेड डी एम अपॉन इंटीग्रल एम था ये था जेड के लिए कितनी तुमने आर cos थीटा रख दी थी तो स्मॉल आर रखी जाएगी एक मिनट रुक जा डी एम के लिए कितनी थी हमारे वहाँ पे रो मास डेंसिटी और 3 एरिया नहीं एरिया नहीं नहीं वॉल्यूम वॉल्यूम एरिया पहले वाले केस में अच्छा पहले वाले इसमें एरिया कितना था एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अरे इसका नाम था एरिया एलिमेंट पूछ रहा हूँ डी एल इक्वल टू डी आर आर क्या प्लस आर डी थीटा थीटा क्या आर साइन थीटा डी डी फाई आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी थीटा डी फाई ठीक है ठीक फिर हमने कैसे सॉल्व करा था रो का मान रख दिया था इसमें जो है बताऊं भैया अगर अरे भैया समझ में आ गया इस वाले में स्मॉल आर रखेंगे उस वाले में चाहे आप कैपिटल आर रखो स्मॉल आर क्योंकि वो तो कांस्टेंट है आर बाहर ले लेते लेकिन इसमें स्मॉल आर रखना पड़ेगा स्मॉल आर cos थीटा वॉल्यूम का इंटीग्रेट होगा और फिर उस आर का भी योगदान होगा उस इंटीग्रेशन में तब आर की इसमें तो एरिया एलिमेंट कांस्टेंट क्योंकि एरिया हम यहाँ ले रहे हैं एरिया हम यहाँ ले रहे हैं और अगर हम नीचे जाते हैं जैसे तो बोला कि अगर आर को वेरिएबल लें बात तो समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ अगर हम आर को वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पर तो मास है ही नहीं समझ रहा है इसलिए यहाँ पे आर को कांस्टेंट लेंगे इसी रीजन में मास है तो बात समझ रही आगे समझ में इसमें तो आर कांस्टेंट पर वहां पे आर वेरिएबल होगा क्योंकि
मास है यहाँ मास है यहाँ पर, ये था रीजन। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, समझ में आ गया। पहला अपनी जगह ठीक था, अब यहाँ पर हम अपनी जगह ठीक है। चलो साफ करके बना देता हूँ। बना देते हैं। ओके ओके ओके, तो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है। बताओ जी, बताओ जेड सेम कितना होता है? पहली बात, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है बिल्कुल। इसके जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस ये क्या है, वाई एक्सिस ये क्या है, जेड एक्सिस सिमेट्रिक इस एक्सिस अबाउट, तो यहाँ होगा अंदर से 0। जेड सेम सेंटर ऑफ मास है, जेड सी एम की वैल्यू होती है अपनी कितनी, इंटीग्रल जेड डी एम अपॉन इंटीग्रल कैपिटल एम इंटीग्रल जेड की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल आर कोस थीटा। ओके, वेरिएबल हो गया, ठीक है। डीएम की वैल्यू कितनी होगी, रो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई अपॉन कैपिटल एम। रो की वैल्यू कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल मास कितना है एम, वॉल्यूम कितना है 4/3, 4/6 पाई आर क्यूब इनटू मास कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई इंटू 2 पाई। कैसे कटेगा, इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पाई बार कटेगा, ठीक है। 2 3 6, 3 चला गया, ऊपर तो आ गया 3 अपॉन एम से एम कट गया, पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत, इंटीग्रल आर क्यूब को करेंगे कितना आएगा, आएगा 4/4 इंटू कोस थीटा का साइन थीटा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। इससे कट गया कितना आ गया 3 r/4 में 8 पाई, 8 पाई, सही है। पाई तो कट गया ना, सॉरी पाई कट गया, 3r/8, अब सही है। 0,3r/8 है। तो छोटी सी कैलकुलेशन और थोड़ा रोचक तथ्य था कि हम अगर हेमिस्फीयर की बात करें, होलो हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पर मास नहीं है, इसी कारण से हम वहाँ क्या नहीं लेते, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट नहीं लेते। डेंसिटी में भी, डेंसिटी में वॉल्यूम एलिमेंट क्यों नहीं लेते, क्यों मास नहीं था, इसलिए वेरिएबल भी नहीं लिया हमने। और भाई क्या चल रही है, ठीक है। तो इनके सेंटर और मास सबके मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद करेंगे अच्छे से, विद डायग्राम लिख दे रहा हूँ, तुम लोग कोशिश करना, अभी याद है, ये तो याद हो गया होगा 3r/8। अच्छा तुम जरा इमेजिन करके देखो, ये तो बताओ क्या इमेजिन करके देखो, देखते हैं तुम इमेजिन कर पाते हो। देखो इमेजिन करके देखो, देखो इमेजिन करके, हैशटैग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो तुम एक चीज इमेजिन करो, ये चीज इमेजिन करके देखो कि अगर तुम्हारे पास कोई रोड है, देखो दिक्कत क्या आती है, अगर तुम्हारे पास कोई रोड है ऐसी, तो सेंटर मास कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक है। अब तुमने च्युइंगम चबाई, चबाने के बाद यहाँ पे चिपका दी, तो सेंटर मास कहाँ होगा, सेंटर भी होगा, इधर होगा, मास की तरफ जाता है ना वो। हाँ बिल्कुल, एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स की बात ना है, जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर मास उधर की तरफ जाएगा। हाँ, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर मास उधर की तरफ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा अंतर होता है, स्लाइटली। अब बताओ इतनी साथ समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, और ज्यादा मास दोगे तो वो इधर की तरफ खिसकेगा, इनफाइनाइट मास दोगे तो इधर ही होगा, वहां नहीं होगा। पसंद आ रही है इतनी, ठीक। अब ये बताओ, होलो स्फीयर है, कैसा है, होलो स्फीयर, तो मास मास जो भी होगा ऊपर ऊपर होगा। तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन को सोच कर देखो कि क्या आधा मास r/2 का मतलब समझ लो, इसके ऊपर के खोखलेपन का मास और इधर के नीचे के खोखलेपन के मास के बराबर होगा। ये कहने का मतलब समझ रहे हो तुम, ये जो पपड़ी है समझो, एक ये ऐसा समझो, आप अगर महसूस करना चाहें, एक तरबूज लें, उसके अंदर का लाल वाला मटेरियल खा ले, तो खोखला बचे, उसे r/2 से काट दें, इधर का तोले बराबर आना चाहिए मास, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है।
बात समझ में? नीरज भाई, नीरज भाई, आ गया। लेकिन अगर ठोस तरबूज लें और आप आधा आधा काटेंगे तो मामला सेट नहीं बैठेगा। तब कहाँ से काटना पड़ेगा? 3r बाय नीचे बैठेगा 3r बाय 8 बाय, यहाँ से काटना पड़ेगा, तब उनका मास बराबर बैठेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है। तो यह सेंटर ऑफ मास का आस है कि पूरी तरह सिमेट्रिक हो जाए।